हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गणित और गणित का विषय था अवकलन के अनुप्रयोग और इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे थे दर की गणना। इसके अधिकतर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो हम आज सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्लास है इस टॉपिक की। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर की ओर खींचा जाता है। जरा इस चीज को समझना, ये जमीन है और ये दीवार है। यहां पर एक सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई है इसमें 13 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितनी है बच्चों? 13 मीटर। अब ये सीढ़ी का जो पाद बिंदु है, मतलब नीचे वाला जो पॉइंट है, इसको किस स्पीड से आगे की ओर खींचा जाता है? इसमें स्पीड दे रखी है बच्चों 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। सीढ़ी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है? क्वेश्चन है कि जो सीढ़ी है और जमीन है, इसके बीच का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है? मतलब मैंने इसको थीटा मान लिया, तो थीटा में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 12 मीटर की दूरी पर है। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जिस जिस राशि में परिवर्तन हो रहा है उसको आप मान लीजिए, कोई भी चर मान लीजिए। तो आप क्या करोगे, ये जो सीढ़ी है इसके इस नीचे वाले बिंदु को इस तरीके से आगे खींचोगे तो स्वतः ही ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस दूरी में भी परिवर्तन होगा और इस ऊपर वाली दूरी में भी परिवर्तन होगा। इसके साथ में ये जो कोण है इसमें भी परिवर्तन होगा। तो कितनी दूरियों में परिवर्तन हुआ बच्चों? थीटा, इसको मैं यहां पर बोल देता हूं x, तो x में परिवर्तन हो रहा है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे y। तो 3 राशियां ऐसी हैं जिसमें यहां पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या है वो देखना। आपको दिया हुआ है कि सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर है और ये जो x है, x में परिवर्तन की दर, मतलब dx/dt कितना दे रखा है? 1.5 मीटर प्रति सेकंड। और इसके साथ में आपको इसमें जो पूछ रहा है वो ऐसे पूछ रहा है कि ये जो थीटा है, थीटा में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि ये जो सीढ़ी है और ये जो आधार है, मतलब जमीन, सीढ़ी और आधार के बीच के कोण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इन सब का मैंने आपको एक ही मेथड बताया है, और मेथड ये रहेगा कि आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें केवल और केवल 2 चर आए। आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें केवल और केवल 2 चर आए। एक तो वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको दे रखी है, मतलब x में परिवर्तन की दर दे रखी है, तो एक तो x आएगा। और आपको ज्ञात क्या करना है? थीटा में परिवर्तन की दर, तो एक थीटा आएगा। तो हम यहां पर ऐसी इक्वेशन कैसे बनाएं जिसमें थीटा और केवल x आए? तो वो हम यहां पर लगाएंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या लगाओगे? साइन थीटा लगाओगे कि कोस थीटा लगाओगे? यहां पर थीटा के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों? लंब होती है। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण। तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है? cos थीटा का। तो यहां पर cos थीटा लगाएंगे, और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे हुए कर्ण। अरे ये तो होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपको दिख रहा होगा आसानी से कि 2 चर आ रहे हैं, एक तो थीटा और एक x। तो इक्वेशन बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देंगे किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, क्योंकि जो x में परिवर्तन की दर दे रखी है वो t के सापेक्ष दे रखी है, समय के सापेक्ष दे रखी है। तो इसका भी आप समय के सापेक्ष क्या कर दोगे? अवकलन कर दोगे। तो बताओ बच्चों, कोस का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो फिर t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा d θ/dt। ठीक है बच्चों। और यहां पर 1/13 ऐसे की ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है। x का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा? dx/dt। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर देखो, आपको थीटा में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी।
डी थीटा बाई डी टी ज्ञात करना है, तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक तो एक्स में परिवर्तन की दर चाहिए जो कि दे रखी है, और एक क्या चाहिए साइन थीटा का मान चाहिए। तो आप प्रारंभ में जो साइन थीटा का मान है वो आप यहां पर निकाल लीजिए पहले। तो मैं साइड में यहां पर साइन थीटा का मान निकाल रहा हूं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे हुए कर्ण, मतलब y का मान चाहिए आपको। तो y का मान कहां से निकालोगे, यहां पर x का मान आपको पता है प्रारंभ में कितना है, x का मान प्रारंभ में जो यहां पर दे रखा है बच्चों वो है इसमें 12 मीटर। तो प्रारंभ में जो x का मान है वो 12 मीटर है। तो आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो देखो y का मान क्या आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगी इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 169। अब यहां पर x की जगह x की वैल्यू लिखोगे 12, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 169, और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। तो यहां पर सोल्व करोगे तो बताओ y इक्वल्स टू कितना आएगा, y इक्वल्स टू आएगा यहां पे 5। तो y की वैल्यू आ गई यहां पे 5। आपने यहां पे y की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे को साइन थीटा की प्रारंभिक वैल्यू चाहिए, और साइन थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा होता है यहाँ पे लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो लंब बटे हुए कर्ण, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब जो भी वैल्यू आपको पता है वो इसमें लिख दीजिए। तो यहां से आपको पता चलेगा, ये देखो इधर नीचे आ जाएगा, या यहीं पे लिख दीजिए वैल्यू, माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5 बटे हुए 13, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 1/13 इंटू x में परिवर्तन की दर कितनी है 1.5, ठीक है। तो यहां 13 से 13 कट जाएगा, और ये 5 इसके नीचे जाएगा, माइनस भी उधर जाएगा। तो थीटा में परिवर्तन की दर जो बच्चों आएगी वो कितनी आएगी, -1.5 बटे 5, और ये 5 इसके नीचे तो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा बताओ, देखें आंसर आएगा -0.3। माइनस का मतलब है कि यहाँ पे थीटा में कमी हो रही है, तो थीटा में परिवर्तन की दर आ गई -0.3। अब इसका यहाँ पे मात्रक भी तो आपको लिखना पड़ेगा, और मात्रक इसके हिसाब से लिखते हैं। ऊपर क्या है थीटा, थीटा मतलब कोण, और कोण हम किस में लेते हैं बच्चों, रेडियन में। किस में लेते हैं, रेडियन में। तो ऊपर तो आ जाएगा रेडियन, और नीचे टी मतलब समय, और समय कौन सा समय, सेकंड वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जिसमें ये नहीं पूछ रहा था, थीटा में परिवर्तन की दर आपको नहीं पूछ रहा था, उसमें ऐसे बोल रहा था कि x में परिवर्तन की दर यदि ये है तो y में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाई थी, मतलब यहीं पे ऐसी इक्वेशन बना करके इसी का t के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया था, हमने डिफरेंशिएशन कर दिया था, ठीक है बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो दर की गणना का कोई भी क्वेश्चन हो, याद रख लेना, दर की गणना का, रेट मेजर का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा एक ऐसी इक्वेशन बनाओगे जिसमें केवल और केवल कितने चर आए बच्चों, 2 चर आए। एक तो वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको दे रखी है, और एक वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, मतलब यहां पर गोले की बात चल रही है, जिसका व्यास, मतलब गोले का व्यास, और व्यास इक्वल्स टू दे रखा है, गोले का व्यास बराबर इसमें दिया हुआ है 3/2 2x + 1, ये गोले का व्यास है। 3/2 2x + 1 ये गोले का व्यास है। तो मेरे को बताओ व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2r। तो यहाँ पे 2r इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 2x + 1, और यदि यहां पर हम आगे सॉल्व करते हैं तो बताओ r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू आएगी 3/4 2x + 1। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में r दिया हुआ है x के रूप में, त्रिज्या दे रखी है गोले की x के रूप में। फिर बोल रहा है इसके आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ये तो दिया हुआ है। और आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष, मतलब आपको dv/dx फाइंड करना है। आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले आपका काम यह रहेगा कि क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए, और क्या ज्ञात करना है वो लिख लीजिए। तो यहां पर आपको व्यास दिया हुआ था, जहां से हमने सॉल्व करके त्रिज्या निकाल ली।
त्रिज्या दे रखी है और क्या बोल रहा है कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। किसमें परिवर्तन की दर निकालनी है, आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो आयतन का फॉर्मूला लगाओगे आप सबसे पहले। और किसका आयतन बच्चों, गोले का आयतन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं गोले का आयतन, और गोले का आयतन V इक्वल्स टू क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी पिछले क्वेश्चन में कि आप एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें केवल और केवल दो चर आए, एक तो वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है और एक वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको दे रखी है। तो यहां पर आपको पता है कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में हमारे को अवकलन करना है, तो कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में यहां पर अवकलन कर दीजिए। वैसे इसमें दो ही चर है v और r, तो r में परिवर्तन की दर आप यहां से निकाल सकते हो, तो r में परिवर्तन की दर आपको इनडायरेक्टली यहां पर दे रखी है और v में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। x के सापेक्ष क्यों करेंगे पता है ना, क्योंकि आपको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है x के सापेक्ष। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, dv/dx 4π/3 कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कि ऐसे r क्यूब का करोगे तो 3r², और r का यदि आप करते हो x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा बच्चों, dr/dx। मतलब आयतन में परिवर्तन की दर तो आपने निकाल ली x के सापेक्ष, लेकिन ये ज्ञात करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, dr/dx होना चाहिए। तो क्या आप यहां से dr/dx निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो dr/dx जो यहां पे होगा बच्चों वो होगा 3/4, मतलब r का x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा 3/4, और इसका अवकलन करोगे तो 1 का कितना होगा बच्चों, 0, और 2x का यदि आप अवकलन करते हो x के सापेक्ष तो ये तो कितना होगा, 1 होगा, और आगे इनटू में 2। अरे इस ब्रैकेट का जो डिफरेंशिएशन होगा केवल 2 ही तो होगा। तो यहाँ पे देखो ये कट रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 3/2। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज लिख दीजिए। तो 4π/, ये देखो 3 से 3 कट रहा है तो सीधा 4π लिख देते हैं। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 3/4 2x + 1 और का होल स्क्वायर इनटू में dr/dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2। अरे r की वैल्यू दे रखी थी, r की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी, r में परिवर्तन की दर आपने निकाल ली, वो लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आयतन में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप दोबारा से सॉल्व कर लेना। वैसे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस प्रश्नावली के, क्योंकि अलग से प्रश्नावली है। इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है, 7वां क्वेश्चन बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि किसी वस्तु की अक्ष इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत, कोई वस्तु है कुल लागत दे रखी है, लागत यहां पर है, और लागत बच्चों, लागत को ये किससे दर्शा रहा है, cx से, और cx की जो यहां पे वैल्यू दे रखी है 0.005 x³ माइनस 0.02 x² प्लस 30x और प्लस 5000, ये आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये लागत है, और बोल रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब वस्तु की 3 इकाइयां उत्पादित की जाती है। सीमांत लागत इसमें आपको ज्ञात करनी है यदि वस्तु की 3 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। तो याद रख लेना, यदि क्वेश्चन में सीमांत लागत आपको ज्ञात करनी है, सीमांत लागत आपको ज्ञात करनी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं और x की वैल्यू रख देते हैं। कितनी इकाइयां हैं, 3 इकाइयां हैं, और 3 इकाइयों के लिए आपको यहाँ पर सीमांत लागत ज्ञात करनी है। तो सीमांत लागत के लिए हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चर कौन है, चर है x, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यदि fx प्लन है और इसका x के रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है तो उसको हम क्या बोलते थे, f' बोलते थे।
तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या बोलोगे, सी डैश एक्स बोलोगे, ठीक है। अब इसका अवकलन करोगे तो 0.005 और इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 3x² माइनस, ऐसे इसमें 0.002 और इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा प्लस 30। भाई x का x के सापेक्ष करोगे तो एक ही तो आएगा और यहाँ पे 5000 है तो 5000 तो कांस्टेंट है, उसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। तो ये एक तरीके से क्या है, सीमांत लागत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सीमांत लागत। तो सीमांत के लिए आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसका क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है। x के रेस्पेक्ट में नहीं, जो भी चर है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में ये सीमांत लागत आ गई। अब बोल रहा है 3 इकाइयों के लिए सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, तो x की जगह आप इसमें क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, ठीक है। और जैसे ही आप x की जगह 3 लिख के सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी ऐसा ही है। इसमें बोल रहा है कि किसी उत्पादन की अक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय, क्या इसमें आय दे रखी है। आप 10वें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन होता है ऐसा। इसमें बोल रहा है कि ये कुल आय है, इसमें आपको लागत दे रखी थी और सीमांत लागत ज्ञात करनी थी। अब की बार बोल रहा है कि कुल आय, और कुल आय बच्चों इसमें कितनी दे रखी है, कुल आय दे रखी है Rx इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है कि सीमांत आय ज्ञात कीजिए x बराबर 15 पर। क्या सीमांत आय ज्ञात करनी है किस पर, x बराबर कितनी, 15 पर। तो सीमांत आय ज्ञात करनी हो, सीमांत लागत ज्ञात करनी हो, कोई भी सीमांत ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दिए हुए फंक्शन का जो चर है उसके रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं। यहाँ पे चर कौन है, x है, तो x के रेस्पेक्ट में दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात क्या होगी, अवकलन करोगे तो जैसे cx का अवकलन क्या था बच्चों, c डैश x था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r डैश x, तो 26x होगा प्लस 26 होगा। अब इसमें आप क्या करोगे बताओ, x की जगह कितना लिख दोगे, 15 लिख दोगे, तो x बराबर 15 पर क्या आ जाएगा, सीमांत आय। इसको क्या बोलोगे आप, सीमांत आय। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन थे आपकी प्रश्नावली के। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जरा समझना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके कि साहब ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, इसको जरा दोबारा से बताना। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इसमें एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या में, एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब एक गोला है, गोलीय बुलबुले का मतलब है यहाँ पे एक गोला है, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर तो लिख दीजिए जो दिया हुआ है सबसे पहले, तो वो है 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड है तभी तो यहाँ पे टी लगाया है। ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि बुलबुले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये तो दिया है। और आपको बोल रहा है कि यदि बुलबुले की त्रिज्या मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर है, r बराबर 7 सेंटीमीटर पर यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो किसमें परिवर्तन की दर, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, dA/dt। बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। यहां पर आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है और बोल रहा है कि यदि r बराबर 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। पर त्रिज्या बढ़ेगी, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इसका मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt आपको यहाँ पे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है, जब r बराबर कितना हो, 7 हो। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि बुलबुले की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये बोल रहा है कि यदि r बराबर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो उस पर आपको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, dV/dt ज्ञात करनी है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए।
कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए? 2 टाइप के। यदि r बराबर 7 है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, और यदि r बराबर 5 है तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो जिसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और किसका क्षेत्रफल? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां पर केवल 2 ही चर हैं, एक तो वो जिसमें परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, और एक वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको दे रखी है। तो आप मेरे को यहां पर बता सकते हो कि किसके रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना पड़ेगा, और किसके रेस्पेक्ट में परिवर्तन की दर दे रखी है, किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर दे रखी है? t के सापेक्ष परिवर्तन की दर दे रखी है, समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर दे रखी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों dA/dt, 4 पाई कांस्टेंट है, 2r का सॉरी r स्क्वायर करोगे तो 2r, और r का भी तो करना पड़ेगा यहाँ पे अवकलन, तो वो क्या होगा बच्चों? dr/dt। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास में है कि जब r बराबर 7 है तब आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी। मतलब यहां पर r की जगह कितना लिखना है? 7 लिखना है, और त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी है? 0.2। तो 4 पाई इंटू r की जगह कितना लिखोगे? 7, तो कितना हो जाएगा? 14, और साथ में कितना आएगा? 0.2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब मेरे को बताइए इसका मात्रक क्या होगा? आप यहां पर क्या निकाल रहे हो? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाल रहे हो। इसका मतलब ऊपर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल का मात्रक होगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और t मतलब समय, और समय का सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। भाई क्वेश्चन में सेकंड दे रखा है, मिनट दे रखा, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? मिनट लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया कि जब r बराबर 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो इसके लिए आप क्या करोगे? आयतन का फॉर्मूला लगाओगे। और किसका आयतन? गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई r क्यूब। तो जैसे इसको सॉल्व किया सेम उसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेना। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करना है? अवकलन करना है, और r की जगह 5 और dr/dt की जगह 0.2 लिख देना है, ठीक है। ठीक है ना? आज का लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान रख लेना सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोल रहा है कि एक नली में 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उडेली जा रही है। उडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि शंकु की ऊंचाई मतलब h सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग है। देखो किस तरीके से ये क्वेश्चन है। एक नली है, ये कोई नली है लोहे की या किसी की भी हो सकती है। यहां पर इधर से इसमें बालू डाली जाती है, तो बालू जब यहां पर निकलेगी तो बताओ क्या होगा बच्चों? ऐसे ही तो एक शंकु जैसी आकृति बनेगी। अरे बनेगी क्या? घर पे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इस चीज का। और वैसे भी आपको पता है कि जब इसमें से आप मिट्टी डाल करके यहां से निकालोगे तो ऐसी शंकु जैसी आकृति तो बनेगी। धीरे धीरे पहले छोटा शंकु फिर बढ़ता जाएगा ये रेगुलर। तो यहां पर प्रारंभ में मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या r है, और ये क्या है? इसकी ऊंचाई है, और ये यहाँ पे क्या है बच्चों? त्रिज्या की ऊंचाई l है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा वो समझना। इसमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। दिमाग लगाना सर, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया हुआ कि ये किसमें परिवर्तन की दर है, लेकिन आप इस मात्रक से पता कर सकते हैं कि ये किसमें परिवर्तन की दर है। बताओ, सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन और सेकंड मतलब समय। तो आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, वो भी किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष।
आप मात्रक से पता करोगे। यहां पर इस मात्रक से आपको पता चलता है कि आयतन में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है। किसका आयतन? शंकु का आयतन। शंकु तो बन रहा है। और इसके साथ में और भी दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की 1/6वां भाग है। ये जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का 1/6वां भाग है। त्रिज्या का 1/6वां भाग है, मतलब r/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? h बराबर यहां पर क्या दे रखा है बच्चों? r/6। तो ये दो चीजें आपको इसमें गिवन है। इसके साथ में ये भी आपको दिया हुआ है लास्ट में कि जबकि ऊंचाई क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो प्रारंभ में जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो रेट मेजर के क्वेश्चन में या कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अवकलन के अनुप्रयोग का या किसी भी प्रश्नावली का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? क्वेश्चन को समझना। समझने का मतलब यह है कि भाई क्या इसमें दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से आपको पता चला कि ये आयतन में परिवर्तन की दर है, और इसमें दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का 1/6वां भाग है, और प्रारंभ में ऊंचाई जो है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे जैसे मिट्टी और डालोगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी इसकी। प्रारंभ में ये प्रारंभिक वैल्यू होती है हमेशा। तो बोल रहा है कि बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है? ऊंचाई में वृद्धि, तिर्यक ऊंचाई में वृद्धि नहीं। ये जो बालू का शंकु बना हुआ है इसमें इस शंकु की ऊंचाई में वृद्धि आपको निकालनी। वृद्धि का मतलब ऊंचाई में परिवर्तन की दर। dh/dt फाइंड करना है आपको, याद रख लेना। dh/dt ऊंचाई में परिवर्तन की दर। तो देखो क्या दिया हुआ है? आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है। तो सबसे पहले आप आयतन का फॉर्मूला तो लगाओगे। अरे जो दिया हुआ होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो यहां पे शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन बच्चों क्या होता है? v बराबर 1/3 पाई r²h। अब ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला तो आपने लगा दिया। अब यहां पे दिमाग लगाने वाली बात क्या है कि हम केवल और केवल दो ही चर रखते हैं इसमें। एक तो वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको दे रखी है, और दूसरा वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो आयतन में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है, मतलब एक तो v होना चाहिए, और h में परिवर्तन की दर निकालनी है, मतलब एक h होना चाहिए। तो v और h होना चाहिए। तो फिर बताओ ये r यहां पे क्या कर रहा है? r को हटाना पड़ेगा ना। और r की वैल्यू बच्चों कहां से लिखोगे? यहां से लिखोगे। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 6h लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो v बराबर π/3, r की जगह लिखोगे 6h। यहां से देख सकते हो आप 6h। तो 6h का स्क्वायर कितना हो गया? 36h² इंटू h आगे है। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो 12 आ जाएगा। तो v बराबर 12 πh³। तो ये जो फॉर्मूला आपने लगाया था ये अब इस तरीके से चेंज हो गया, और इसमें केवल दो ही चर आने, एक तो v और एक h। अब क्या करोगे? अब t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करोगे। तो यहां पे होगा dv/dt इक्वल्स टू 12 पाई, कांस्टेंट है इसलिए ऐसे कि ऐसे, h³ का 3h², जैसे x³ का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और h का भी तो करोगे dh/dt। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आपको पता है प्रारंभिक वैल्यू वो सारी इसमें लिख दीजिए। dv/dt आपको पता है 12, यहां पे है देखो 12×36 पाई, 12×36 पाई हो गया। h की वैल्यू कितनी है प्रारंभ में? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, और h में परिवर्तन की दर आपको निकालनी, इसलिए ऐसे कैसे छोड़ दी। अब इसको सोल्व करके आप h में परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी दर वाले क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन पिछले वीडियो में, पिछला एक वीडियो ही काम का बना था हमारा, जो पहला वीडियो था उसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद में भी यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है तो इसको देख लेना, और सभी बच्चों को देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। कल हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तब तक के लिए धन्यवाद।